हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और बच्चों, हम स्वागत किया करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बहुत बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री का क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आपको बताएंगे 12th की केमिस्ट्री, जो सबके लिए जान लीजिए बहुत ही एक तरीके से आपके दिमाग को खराब करने वाला सब्जेक्ट। लेकिन हम उसमें रसायन, भले नाम है उसका, लेकिन उसमें रस नहीं है बबुआ, लेकिन हम उसमें रस उत्पन्न करके ही छोड़ते हैं। और आपको हम आज के इस लेक्चर में पढ़ाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको हम पहले इसके लेक्चर में बता चुके हैं, आज हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे। और अगर इस लेक्चर को आप लोग देख रहे हो तो इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताया है। तो फर्स्ट ऑर्डर आपका जीरो ऑर्डर आपका समाप्त होता है, और आज हम आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताएंगे। बबुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से, और इसी पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आप लोग नए नए हो तो बच्चे सब लोग बढ़िया तरीके से कॉपी कलम लेकर के बैठे, ताकि अपने हैंड राइटिंग से लिखी हुई नोट्स बहुत अच्छी होती है, जो आपको हर प्रकार के समस्याओं से समाधान प्रदान करती है। और आप लोग बढ़िया तरीके से देखें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहोगे? अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो इसको आप बहुत से अच्छे तरीके से देख सकते हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, मैंने डेफिनेशन क्या बताया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं आपके सामने। वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग या दर, वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अभिकारक की किसके? सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसको भी हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे केवल समझ लीजिए बस, dx अपॉन dt इक्वल टू कंसंट्रेशन a की पावर 0, ये फर्स्ट शून्य कोटि की अभिक्रिया है। dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a की पावर क्या हो गया? 1, ये है फर्स्ट ऑर्डर। dx अपॉन dt अब ये हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल a की पावर 2 द्वितीय घात, शून्य घात के समानुपाती है तो वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। प्रथम घात के समानुपाती है अभिक्रिया का दर तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द्वितीय घात के समानुपाती है तो वो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। और अगर dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर क्या हो जाएगा? क्यूब, मतलब यहाँ पे तृतीय घात के समानुपाती है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसके ज्यादा मत कहिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा होता ही नहीं है। तृतीय थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ज्यादा नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान लीजिए बाबू। तो ये समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल अगर ले जैसे तो एस्टर का जल अपघटन, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा तरीके से ध्यान दीजिए। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर में जैसे मेथिल एसीटेट या मेथिल एसीटेट लीजिए, ये मेथिल एसीटेट है, इसकी आपको जल से अभिक्रिया करा देना है अम्लीय माध्यम में, तो यहां बन जाएगा मेथिल एल्कोहल बनेगा और आपका बन जाएगा एसिटिक अम्ल। ये जान लीजिए। अब आपसे कोई अगर कहे कि इस अभिक्रिया में आणविकता कितनी है तो कहोगे 1 1 2 है, लेकिन इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो 1 है। अब बबुआ समझिए, यही समझने वाली चीज थी। इसमें मतलब ये है कि आपको ये बता देना कि इसमें अभिक्रिया का वेग जल पे नहीं डिपेंड करता है, केवल वो आपके एस्टर पे निर्भर कर रहा है। ये प्रयोगों पे देखा जा सकता है, इसको आप नहीं बता सकते हो, ये ईश्वरीय देन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं छद्म अभिक्रिया। छद्म मतलब जानते हो? बहुरूपिया, मतलब रूप बढ़िया से
एकदम सजाए वजाए लिया करता है। जैसे आजकल आप लोग देखते हो बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर देखे होंगे ना, मैंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला ब्यूटी पार्लर है। वहां जाती कोई और है, निकलती कोई और है, एकदम बहुत बढ़िया सा रूप बदल लेते हैं। तो वैसे छठ प्रक्रिया है, मतलब दिखाई कुछ और दे रहा है, अंदर से कुछ और है। समझ में आ गया होगा ना आपको। अब इसमें देखिए आणविकता तो दिख रही है दो, लेकिन अपक्रिया की कोटि कितनी जानते हो? एक होती है, इसलिए इसको छद्म अपक्रिया भी कहते हैं। अभी आगे बताएंगे आभासी एकाणुक अपक्रिया, प्यूसिडो ऑर्डर रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की कोटि और आणविकता का मान भिन्न भिन्न होता है, उसी को अपक्रिया छद्म अपक्रिया कहते हैं। लेकिन अभी हम इसके टर्म में पढ़ रहे हैं। दूसरा का बबुआ क्या हुआ करता है? ये तो हो गया एस्टर का जल अपघटन, जान लीजिए। इसके आगे होता है एक होता है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब इच्छु शर्करा का जल अपघटन, जल अपघटन। जो आपका चीनी होता है C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस करिए बाबू, तो यहां पे बनता क्या है? C6H12O6, ये क्या है आपका? ग्लूकोज, और ये क्या है आपका? C6H12O6, इसको आप लोग कहते हो फ्रक्टोज। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया और एग्जांपल्स हो गया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे एस्टर का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन, ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के एग्जांपल हैं। बातें क्लियर हो रही हो? जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें। और आप लोग अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया सा, और शेयर नहीं किया तो बाबू शेयर करो, इसको फैला दो, एकदम धुआं धुआं कर दो। आपके लिए एक तरीके से जान लीजिए हम लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से, छोड़ेंगे नहीं हम, तेरा साथ ही मारते दम। तो बबुआ आप क्या करेंगे? इसके लिए भी आपको क्या निकालना होगा? वेग इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए निकाल करके आपको बताया था। तो आप शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जब निकाल के बताओगे तो सबसे पहले यहां लिखोगे क्या आप लोग? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। अब इक्वेशन को हम निकालने चल रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एग्जाम में डेरिवेशन ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण बताइए। तो कैसे करोगे? फिर वही कब पूरी बातें। माना एक आपका कोई एक अभिकारक ए है, ध्यान दीजिएगा। अब ये अभिकारक ये ए है और वो चेंज हो रहा है उत्पाद किसमें? बी में। प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, ये उत्पाद है आपका। बढ़िया से एकदम दिमाग लगा के बैठिए, फर्स्ट क्लास, तब आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। और जिन बच्चों को थोड़ा बातें कम समझ में आती है बाबू, तो आप लोग को बता रहे एकदम पहली बात तो शरीर को सीधा करके जहां पे बैठिए, साइड में आप अपने पढ़ते समय क्या कीजिए, थोड़ा पानी रखिए या कुछ चीजें आप खाने के लिए रखिए, थोड़ा बहुत चीजें आप खाते रहिए। उसके बाद जैसे आपको ऊब लगे तब उसके लिए मैं कह रहा हूं खाते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसे नहीं हो पाएगा, ब्रेन कहाँ होगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, खाएं कि पढ़ें। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय एकदम बढ़िया सा, पहली बात एकदम बैठने का तरीका, और सांस जब लीजिए तो आप बढ़िया सा एकदम ऐसे नहीं कि यहीं गले में, केवल जो लोगों को सांस लेने में आप जान लीजिए थोड़ा सा ही नजदीक लेते तो ब्रेन को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती है। इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थोड़ी देर बाद ब्रेन को थकावट उत्पन्न होने लगती है। बैठिए बढ़िया सा तो पूरा एकदम फुल सांस लीजिए। कुछ लोग यहाँ सांस लेंगे, यहाँ सांस ले रहे हैं, अरे यहाँ सांस लीजिए एकदम बढ़िया से, फेफड़वा तो यहाँ है ना, यहाँ तक जाना चाहिए। अब बढ़िया सांस लीजिए, देखिए जैसे ऋषि मुनि पुराने जमाने में मैदान में ऐसे पूरा सांस लीजिए एकदम खींच के, और पूरा जब ब्रेन तक पूरा एकदम शुद्ध वायु जाएगी तो आपका ब्रेन एकदम ठंडा रहेगा, बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगी और आपको टाइम पढ़ने में मजा आएगा, जान लीजिएगा। पानी रख के उसके साथ साथ जब आपको थोड़ा बोर होने लगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे पढ़ाई की जाती है बाबू। और आप लोग क्या करते हो, ऐसे कुछ लोग तो इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे और लेट के यहाँ पे इसको लगा लेंगे, इसको हमारे यहाँ देहाती भाषा में थून कहते थे, ऐसे लगा के ऐसे झुक के ऐसे देख के पढ़ती है। ये कौन सा पढ़ाई का तरीका है? ब्रेन यहाँ पे इसको सहारा दे दिया, और जिसको सहारा मिल गया ना वो जान लीजिए बैसाखी का, वो कभी फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए खुद पे निर्भर होना सीखिए, तब फिर हो पाएगा। अब कुछ लोग ऐसे बैठ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लेट के घुस गए उसी में,
ऐसे ऐसे भी पढ़ने का तरीका नहीं होता है। पढ़ने का जब भी मानो आपका पढ़ने का बैठ जाइए, नहीं बैठ पा रहे हो तो आप लोग कॉपी हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर के कॉपी ऐसे थोड़ा चलते रहिए, देखते रहिए, फिर थक जाइए, फिर बैठ जाइए। तपस्या होती है विद्यार्थी जीवन, तब कुछ बातें समझ में आती है। बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिएगा। आइए आगे, एक अभिकारक ये है, ध्यान दीजिए, वही पुराना वाला एकदम बढ़िया समझ जाइए, वही पुरानी वाली तर्ज। अब ये जब t बराबर 0 था तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या था, A, और उस समय ये क्या था, 0। कुछ समय बीत गया, t बराबर t सेकेंड हो जाता, जैसे शून्य कोट में बताया था, इसलिए उसको देखो जाके एक बार। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें कमी हो गई x की, तो a माइनस x हो गया, तब ये x बन गया आपका। समझ में आया? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, अभिक्रिया की दर, एकदम बढ़िया समझिएगा। अब क्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके आएगा, एक्टिव मास के। मैंने बताया ना, ये अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समानुपाती, तो रुक जाइएगा, dx इसकी पावर 1 रखिएगा क्योंकि प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो dx r का मान क्या होता है, दर बराबर dx अपॉन dt। अब प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ, a की पावर 1। यही है प्रथम कोट की अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? एकदम हुंकार भर के पढ़िए तो एकदम समझ में आएगा। शेर बनिए, गीदड़ नहीं। समझ में आया बाबू? हाँ, एकदम बढ़िया समझिए। अब क्या करेंगे बताइए, इसके बाद प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन a की पावर 1। समझ में आया ना? अब क्या करेंगे बताइए, k क्या है, k को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये k क्या है बताओ, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या है ये, वेग स्थिरांक। जैसे आपने उसमें लिखा था k, अब ये प्रथम कोट की अभिक्रिया, कुछ किताबों में यहाँ k1 कर दिया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप बताइए वेग स्थिरांक हो गया। अब इसके बाद dx अपॉन dt। अब ये a वाला मन में उठा के रखोगे ना, जैसे 0 ऑर्डर में लिखे थे, तो k एक का मान क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की पावर 1। अब a माइनस एक्स की पावर 1 का मतलब वही संख्या हुई, एक का जो रखा गया है घात उसके ऊपर सर पे। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से इस टर्म को इधर ले जाएंगे ना, जैसे उसमें हम यही करते हैं, देखिए उसमें भी यही किए, dt वाला टर्म उधर ले गए, तो क्या बचा बताइए, dx अपान क्या हो गया यहाँ पे, a माइनस क्या हो जाएगा x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू dt। कितना समझ में आए, a माइनस एक्स किधर ले आए, dt को उधर ले गए, तो d a माइनस एक्स हो गया, k इंटू क्या हो गया dt। इतना समझ में आया बाबू? अब इसके बाद ऐसे चलते रहिए, इसको बनाइए समीकरण 1। अब वही पुराना वाला स्टाइल, समीकरण 1 का क्या करोगे, समाकलन करने पर, समीकरण 1 का क्या करोगे, समाकलन। अब जब समीकरण 1 का समाकलन करोगे तो फिर वही आपका आगा लगी। एक बच्चा कह रहा था इसको कटवासा कहते हैं होता नहीं था पुराने आम तोड़ने के लिए इसे फंसा के खींच लेते थे नीचे, चला आता था ना, तो ऐसे एकदम होता है हमारे हम भाई दूसरा। तो यहाँ हो जाएगा, ये लग गया गई आपका समाकलन, क्या हो जाएगा dx a माइनस क्या हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है इसका तो होगा नहीं, तो k, फिर आपका ये आपका हो गया समाकलन का चिन्ह, और यहाँ क्या हो जाएगा dt। यही इक्वेशन आया। अब यहाँ जो बायोलॉजी वाले बच्चे ना उस चीज को थोड़ा जान दें, तो यहाँ पे फार्मूला लगता है समाकलन का। ये फार्मूला क्या हुआ करता है, उस फार्मूले को हम यही कहीं लिख दिया करते हैं। वो फार्मूला होता है 1 अपॉन x dx इक्वल टू log ex। यही एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लगता है, लेकिन हमसे ज्यादा फार्मूला नहीं, इसको मतलब केवल डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है माइनस log e, और क्या आएगा बताइए जल्दी से, माइनस log e। आप बताइए जल्दी से इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस log e a माइनस क्या आ जाएगा x। बबुआ इतने को केवल ध्यान दीजिए, माइनस log e, और क्या हो जाएगा a माइनस x आ गया, अरे नीचे वाला, और फिर इक्वल टू k इंटू टी, और प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ केवल इतना ध्यान देंगे बायोलॉजी वाले बच्चे कि इसकी जब समाकलन करोगे तो माइनस log e a माइनस क्या आएगा x आएगा।
क्या आएगा बाबू, ई माइनस एक्स। इतना बना लीजिए, उसके बाद झूमो खूब बढ़िया से, क्योंकि इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहीं आगे थोड़ी गड़िया रुकी थी हमारी। तो यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से कि डी एक्स हो गया, तो ये log ई ए माइनस एक्स इसकी वैल्यू आएगी। अगर ऐसे समझ के चलोगे कभी नहीं भूलोगे। इसको पकड़ के रखिए, उसमें यही हुआ था जब क्या था, डी एक्स ए माइनस एक्स आया था, उसका log ई और ए माइनस क्या हो गया था बाबू, एक्स हो गया था। अब फिर क्या करोगे, इसको बना दोगे समीकरण 2। क्या बनाओगे, समीकरण 2। अब फिर जैसे उसमें क्या कहे थे कि जब t बराबर 0 था तो x बराबर क्या था, देन x बराबर 0। ध्यान लीजिए, t बराबर 0 तो x बराबर 0। समझ में आया, 0। अब क्या होगा, इसी t व x का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे उसमें रखे थे, कॉन्सेप्ट वही है पूरा, बस केवल तरीके अलग हैं, बस आईना वही रहता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। समझ में? अब देखो लड़कों को जब सुबह जाना न होता है, कितने बार चेहरा देखते हैं, ऐसे देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे बात झाड़ेंगे, ऐसे घुमक के चलते हैं, इससे कुछ थोड़ी होता है। बबुआ आप ऐसा कपड़ा पहनिए जानिए कि जिससे आप पहनो उस कपड़े को ना, तो उसकी पहचान, उसकी क्रेडिट अपने आप बन जाए। बाबू हम यहाँ पे आते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिए, आईना आईना कुछ नहीं देखना है, दुनिया का सबसे सच्चाई शीशा बताता है, जाकर देखिएगा तो एकदम सत्य सत्य बताता है। तो आपको करोगे, रखो मान को, तो जब रखोगे यहाँ पे तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस log ई ए, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 और इक्वल टू के, टी के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 और प्लस सी। अब हल करोगे तो क्या बचेगा, माइनस log ई, यहाँ बचेगा केवल ए और बराबर क्या बचा बताइए, यहाँ पे क्या बचा सी। अब इस सी का मान उठा करके समीकरण कहाँ रखो 2, जैसे उसमें रखे थे, तो यहाँ पे लिखोगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, देख रहे हो इतना बढ़िया सा टकाटक लिख रहे हैं। आप लोग भी ऐसे अक्षर बनाइए एकदम मोटा मोटा, एकदम बढ़िया सा, तब अक्षर बनेगा तो कॉपिया जब देखेगा ना एकदम एग्जामिनर तो इम्प्रेस हो जाएगा, एकदम गदगद हो जाएगा, फुल हो जाएगा, इतना अच्छी कॉपी लिखी गई है बच्चे की। और कुछ लोग ऐसे ऐसे अक्षर लिख देते हैं कि जैसे अक्षरवा को लकवा मार गया है। देखिए जो कुछ लोग दुबले पतले देते वैसे ऐसे मुंह बना रहता है, तो वैसे अक्षरवा का भी मुंह बना देती है। अरे अक्षर ऐसा बनाइए कि तब गाल फूला फूला अक्षर होना चाहिए, तो मोटे मोटे अक्षर रहेंगे तब देखेगा एग्जामिनर इम्प्रेस, क्या बात है, कितनी अच्छी कॉपी लगे। ला इसको हम पहले चेक करेंगे, तो ऐसे होना चाहिए कॉपियों में, जान लीजिए मोटे मोटे आप अच्छा स्केच वगैरह का उपयोग करिए। अभी आप देखिएगा जब बढ़िया से सजते हो जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, तो इसमें आंख में देखिए लकड़ी अपनी खूब बढ़िया से लगा लेते हैं, एकदम काहे कि नहीं से लगा लेते हो अखिया में, इसलिए लगा लेते हैं ताकि खूब बढ़िया से दिखाई दे, समझ के जान के ऐसा ऐसा सब रखे रहती हैं। अब समझते हो ब्यूटी पार्लर में जो बढ़िया बढ़िया यहाँ पे सब रखे रहते हैं, तो उसको आप क्यों ऐसा करते हो, अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए। वैसे इसमें भी होना चाहिए बाबू, अक्षर को भी इतना बोल्ड करो कि ये भी अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारी तरफ। तो अब क्या होगा, सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताओ, समीकरण 2 का है बाबू। अब यही है तुम्हारा समीकरण, क्या है, माइनस log ई ए माइनस एक्स। देख रहे हो, थोड़ा देख लें बाबू, दिखाई दे रहा नहीं, नीचे लिख रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास दिख रहा है। हम अकेला ही रहते हैं जब आपका वीडियो शूट करते हैं, एकदम बढ़िया से, कोई नहीं रहता कमरे में, हम आप हैं, बढ़िया से एकदम बिंदास बात करते हैं। आप जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को पहले लाइक करो, और शेयर नहीं किया तुरंत शेयर करो बाबू, बढ़िया सा झमाक से। और पहली बार चैनल हो प्यार तो सब्सक्राइब करके मजा लीजिए, बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री का आनंद लीजिए। क्या करोगे बाबू, बराबर के टी। अब देखो यहाँ सी का मान क्या है, माइनस log ई ए, तो ये माइनस में और इसको यहाँ पे रख दीजिए, एक बार ऐसे रख देते हैं, तो रखिएगा माइनस log ई ए माइनस एक्स, अब बोलो के इंटू टी। अब यहाँ प्लस है और सी का मान क्या रख रहे हो, माइनस log, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस log ई क्या हो जाएगा ए। दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला समीकरण को देखिए, सी का मान उठा के यहाँ रखे हैं, तो ऊपर वाला समीकरण देख रहा हो ना, समीकरण 2 यही है, तो log ई ए माइनस एक्स के टी, सी के स्थान पे इसको रख दिए। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को यहाँ ले आइए इस तरफ, और के टी तुम यहीं रहो, अभी तुमको इंतजार करना है, बाद में तुमको भी सही कर देंगे। तो अब क्या होगा बबुआ, क्या करोगे, देखो बढ़िया से हाथ देखो, क्या हो जाएगा, इधर ले आओगे तो ये यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस, हमारा केवल व्यवस्था यही करनी है, तो ये हो जाएगा log ई ए, इधर आया प्लस में, माइनस log ई
फिर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, और इधर क्या बचा केवल k इंटू टी। अब यहाँ पे भी बाबू इसका जब फॉर्मूला करोगे ये हो जाएगा log e, अब ब्रैकेट में आ जाएगा a अपान a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू टी। इतना चीज समझना चाहिए। और अब उसके बाद क्या किया गया है ध्यान दीजिए, log e a का मान होता है, वैल्यू होती है इसकी 2.303 log 10। ये वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, log e का मान यही होता है 2.303 log 10। अब हम इसी 2.303 log 10 की वैल्यू जो ये log e है यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा बताओ, इसको उठा के यहाँ रख दो, और जब रखोगे बाबू क्या हो जाएगा 2.303 log 10, क्या हो जाएगा log 10 ब्रैकेट में a अपान a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया k इंटू टी। समझ में आया? तो k बराबर जब लिखोगे इसको इधर ले जाओगे तो 2.303 अपान यहाँ क्या हो जाएगा t, और इसको बाद क्या मिल जाएगा log 10 ब्रैकेट में a अपान a माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन आपको मिला, यही इक्वेशन क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अक्रिया का वेग स्थिरांक, जहां पर k क्या है, ये वेग स्थिरांक है। किसका वेग स्थिरांक है? प्रथम कोटि की अक्रिया का वेग स्थिरांक। किसका? प्रथम कोटि की अक्रिया का। इस चीज को जरूर लिखेंगे आप लोग। और a जो है वो प्रारंभिक सांद्रता होता है, और x जो होता है उसमें होने वाली क्या होती है, कमी होती है। t जो होता है बाबू ये क्या होता है, समय होता है। t क्या होता है, समय होता है। तो इस तरीके से यहां से देखिए आपको हमने पूरा डेरिवेशन बताया। एक थोड़ा सा प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप बढ़िया सा प्रयास ये किया करो सब लोग बढ़िया सा, कि आपको 2 बार में जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ ना? यहाँ से dx अपान a की पावर 1 किया, क्योंकि प्रथम घात के समानुपाती है। फिर उसके बाद dx अपान dt a की पावर 1। अब कुछ नहीं किया, यही वैल्यू रख दिया तो a माइनस एक्स आया, हम पावर 1 हो गया dx अपान dt। फिर dx अपान dt हमने क्या किया, k वाले टर्म उधर ले गए, तो ये हो गया k इंटू dt। अब इसी समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये लग गई आपकी। इसका जब करोगे तो माइनस log e a माइनस एक्स आएगा, k है कांस्टेंट, इसका होगा नहीं, t इधर आ जाएगा, c आ जाएगा। तो c को हम लोग क्या कहा करते हैं, समाकलन स्थिरांक। c को क्या कहते हो आप लोग, समाकलन स्थिरांक के नाम से क्या करते हैं हम लोग, c को जानते हैं। अब t बराबर 0 रहेगा तो x बराबर क्या होगा 0। t और x का मान भाग समीकरण 2 में रख दीजिए, जैसे उसमें किए थे। तो यहाँ पे log e a माइनस 0 ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप c का मान निकालते हो, पहले क्या निकालोगे, c का मान, और जब c का मान यहाँ पे निकल आएगा तब आपका क्या हो जाएगा, c का मान उठा करके समीकरण 2 में रखोगे तो ये log e a माइनस एक्स kt और c, ये तो समीकरण 2 ये है तुम्हारा। अब वैल्यू रखे तो c के स्थान पे इसको रखोगे। फिर इस चीज को मैंने कहा इधर प्रक्षांतर कीजिए, तो log e a माइनस एक्स इक्वल टू kt बन गया। अब log e हल करोगे इसको तो a अपान a माइनस एक्स kt आ जाएगा। फिर मैंने बताया log e का जो वैल्यू होती है 2.303 log 10 माना जाता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दिया गया। फिर हल किया गया, k को इधर करके 2.03 करके log 10 a अपान x कर दिया। यही सिक्का पूरा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। बात समझ में आ गई आपको? आई होप पूरा हमने एकदम विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया होगा। अगर आप इसके लिए क्या करना चाहते हो, अर्ध आयु निकालना चाहते हो प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए, मात्रक, तो इसका वेग स्थिरांक का जो मात्रक आएगा वो सेकंड इनवर्स आएगा। क्या आएगा, वेग स्थिरांक का अगर कोई मात्रक रहेगा, k का मात्रक रहेगा, तो आपको इस चीज को ध्यान दिया करो, वेग स्थिरांक का जो मात्रक आएगा वो सेकंड क्या आएगा बाबू, इनवर्स आएगा। क्या आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। लेकिन अगर इसकी अर्धायु कहोगे, जिसपे आधारित सवालें बहुत ज्यादा लगती हैं, तो हम लगे हाथ थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा एक वर्कशिप कर दिया करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा महानता वाला काम कर रहे हैं बाबू। क्या करेंगे अब बताइए, एकदम बढ़िया समझिए। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 अपान टी। अब बोलो क्या है, log 10 a अपान क्या है, a माइनस एक्स। दिखाई दे रहा है? अब t के रेफरेंस में ले जाओगे तो t बराबर हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा, k, यहाँ हो जाएगा log 10, और ये क्या हो जाएगा, a अपान a माइनस एक्स। अब t को आप क्या मान लोगे बताओ, समय क्या हो जाता है यहाँ पे t है, और जो आपका x होता है उसको मान लेते हो a/2, जैसे उसमें माने थे, यही मान उठा के रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, t हाफ, देख रहे हो ना, इसको रखोगे तो 2.303। अब यहाँ क्या हो जाएगा, k log 10
ये हो गया। अब इसके बाद ए के तो ए ही रहेगा, ए भी ए रहेगा। अब x के स्थान पे क्या हो जाएगा, a/2। समझ में आया? x का मान क्या रख देंगे, a/2, बाकी वही सब। तो t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303। यहाँ क्या हो गया k। अब पूरा हल करोगे तो log 10 रहेगा ही, पूरा आपका आएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो अब आप क्या होगा, इसको पूरा हल करोगे 2 आएगा, तो 2 घात ऊपर हो जाएगा। अब t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपन क्या हो जाएगा के इसकी वैल्यू होती है log 10 की पावर 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये वैल्यू याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब इसके स्थान पे इसको रखोगे तो गुणे हो जाएगा 0.3010 और आप गुणा करके हल कर लीजिएगा तो t हाफ इक्वल टू मिल जाएगा 0.693 अपान क्या मिल जाएगा के। और आपको मालूम होना चाहिए टी हाफ क्या है बबुआ, टी हाफ जो हुआ करता है ये आपकी क्या है, अर्ध आयु है। और के जो है ये शून्य कोट की अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। शून्य कोट की अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। और यहां से एक रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट ये निकल के आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। देखिए क्योंकि यहाँ पे ए तो है ही नहीं है, यहाँ पे केवल के है, बस के। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने मेरा शून्य कोट में क्या बताया था कि अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, लेकिन प्रथम कोट की अभिक्रिया जो होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसको नोट कर लीजिएगा इसके नीचे लिखने के बाद। तो इतना पूरा ये सब समीकरण था, इक्वेशन था। आई होप हमने आपको विधिवत तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग क्या करना चाहते हो, बाबू इस वीडियो को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप कहाँ तक ले जाओगे ये जान लीजिएगा, क्योंकि श्रोता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो बच्चे देख रहे हैं, अगर ये जिस दिन हृदय से चाह लेंगे ना, उस दिन जान लीजिए ये वीडियो हर कोने में, हर मोबाइल में घूमता हुआ दिखेगा। जो अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव होना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, और आप हमारे लिए, यही आपकी गुरुदक्षिणा है, यही आप काम कर सकते हो। मिलेंगे बाबू एक नए वीडियो में। आपका ये छोटा सा एक प्रयास बहुत ही बड़ी, जान लीजिए, आपकी उपलब्धि के रूप में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हमारा एक प्रयास है कि आज सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।